इस बार 400 पार मोदी जी बोले हैं। मल्टीपल टाइम्स ही हैज बीन सेइंग कि हमारी तीसरी टर्म में भारत विल बी द थर्ड इकोनॉमी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी कह रही है जब हम जून में आएंगे और पूरा 17 का बजट पेश करेंगे। एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट है। ये थर्ड टर्म इनकी आ रही है। इतनी छाती ठोक के कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी इंडिविजुअली 370 सीट्स तो मिनिमम लेकर आएगी। दैट इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू हैव। ऑपोजिशन थोड़ी रैटल हो चुकी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है विपक्ष पर। इस बार 400 पार मोदी जी बोले हैं। इतना मल्टीपल टाइम्स ही हैज बीन सेइंग पार्लियामेंट में, अपनी रैलीज में, कि एक तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी तीसरी टर्म में भारत विल बी द थर्ड इकोनॉमी। और सो वहाँ एंड इवन अभी फाइनेंस बजट जो अभी अनाउंस किया उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी कह रही है कि जब हम जून में आएंगे और पूरा 17 का बजट पेश करेंगे। सो दैट इज़ शोइंग कि इनका एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ दैट ये थर्ड टर्म इनकी आ रही है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट द थर्ड टर्म विच दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट। ये एक तरह से कह सकते हैं कि यू नो द ऑडेसिटी सो टू से, कि इतनी छाती ठोक के इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि हम ना ही हम आ रहे हैं तीसरी टर्म में, लेकिन हम 400 पार सीट से आएंगे एज द कोलिशन। एंड बीजेपी इंडिविजुअली 370 सीट्स तो मिनिमम लेकर आएंगी। दैट इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू हैव। जबकि 272 इज़ द मिडवे मार्क्स। तो आप आराम से यू आर क्रॉसिंग अ सर्टन बैरियर, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? एंड दिस ऑब्वियसली हैज़ ऑपोजिशन थोड़ी रैटल हो चुकी है। खाड़गे जी हैज़ बीन वेरी वेरी रैटल विद दैट। कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले आरजेडी के मनोज झा का भी वो आया था कि 400 सीट कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम सेट है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ईवीएम सेट होना या ईवीएम हैक हो रहे हैं, ये एंटायर बोगी ये जो करते हैं वो इलेक्शन कमीशन डिबंक कर चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो पा रहे हैं। जब भी आप सरकार में आते हैं तो आप तब डेमोक्रेसी जीतती है, अगर आप हारते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। तो ये तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ट्रोप। एंड अब तो इतना पुराना हो गया है कि अब इसको कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा है। राइट। पर द 400 फिगर वो काफ़ी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डैमेज कर चुका है ऑपोजिशन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दिस एक्सट्रीम रैटलिंग ऑफ देम? हाँ, बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है, जो अपोजिशन की रैटलिंग की जो बात है, स्वाभाविक इसलिए है कि तमाम एक्सपर्ट्स भी पिछले कई दिनों से यही कह रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है विपक्ष पर। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक ही बात है साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली? क्योंकि इस तरह से पहले नरेंद्र मोदी या उनके किसी मिनिस्टर ने इस तरह की बात नहीं की कि हम अगली बार 400 पार, इस तरह का नारा नहीं दिया। एट द सेम टाइम अगर देखें तो ये जो 400 का जो आंकड़ा है, ठीक है, जिसे मैजिक नंबर लोग कहते हैं, ये हमेशा से इसको लेकर के बात होती रही है। खासकर पिछले 2-3 सालों से बात इसलिए होती रही है कि जो इलेक्टोरल हिस्ट्री में भारत की, मतलब 1947 के बाद इलेक्टोरल हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा आंकड़ा किसी भी रूलिंग पार्टी को मिला था, 1984 में कांग्रेस को मिला था। वो भी एक अलग सर्कमस्टेंसेस थे, नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं थी, वो नॉर्मल इलेक्शन नहीं था वो, तो उस समय मिला था। वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के तुरंत बाद था। हाँ, तो सिंपैथी वेव पे। हाँ जी, हाँ, उस समय मिला था। अब लोग ये जो कंपैरिजन वाली बात होती है, तुलना करेंगे, और तुलना क्यों करेंगे उसका भी तमाम आधार है, अलग अलग बातें हैं। जैसे ये कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आपकी गवर्नेंस स्टाइल या आपका जो गवर्नेंस है वो अच्छा है, आपने भारत के लिए अच्छा किया है,
फिर भी आपके पास 400 सीटें जो हमने एक रिकॉर्ड किया था उसको पार पाना उतना आसान नहीं है, या जनता आपको कितना एक्सेप्ट करती है इस बात से दिखाई देता है कि आपने कभी 400 पार नहीं किया। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि 2-3 साल से ये बातें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? कई बार हम किसी एक बात से, किसी एक नारे से, किसी एक सेंटेंस से किसी की इलेक्टोरल विक्ट्री या उसके काम करने के तरीके को उसके साथ पहचान देखने की कोशिश करते हैं। किसी जैसे 2014 में नारा था ना कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार, ठीक है। तो बड़ा लॉजिकल है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि वो जो तुलना, जिस तुलना की हम बात कर रहे हैं वो हो रही है कि मोदी जी के मन में, मोदी जी चूँकि बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं और हर जगह वो ऐसा करते आए हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनके मन में हमेशा ये है कि अच्छा 400 सीट क्या मोदी जी के रहते भाजपा जीतेगी कभी? तो वहाँ से ये बात आती है कि अब की बार 400 पार। अब उनके समर्थक भी कहने लग गए, तो समर्थकों ने पहले कहना शुरू किया, मोदी जी ने तो अभी कहा है, लेकिन ये 400 पार की बात जो है उनके समर्थकों ने, मुझे लगता है वो पिछले कई महीनों से ये बातें चल रही हैं। हाँ, आई थिंक एक ये था कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इज बीजेपी रिटर्निंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी सीट्स, राइट। कि पहले था कि मेजोरिटी तो आ ही रहा है, लेकिन अब यह है कि 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी होगा, किस नंबर पे होगा। सो एंड विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज नॉट सरप्राइजिंग सो टू से, बट 14 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाज एट द हेल्म ऑफ थिंग्स। आई थिंक उसके पहले शायद 80s में ही हुआ था, 84 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद तो कोलिशन सरकारें रही हैं। तो ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज, इट वाज जस्ट अ नॉर्म कि इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जब अभी 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हुए, तो जब सेलिब्रेशंस की बात मोदी जी करते हैं हर साल की, अमृतकाल 25 इयर्स, नेक्स्ट 25 इयर्स, लेकिन 75 इयर्स वो हर घर तिरंगा, वो जो वो किया था, तो सब लोग का ये कहना था कि ये हम हम्बल होना चाहिए सेलिब्रेशन। जब 50th सेलिब्रेशन हुआ था तब तो मुझे ऐसा नहीं आता कि ऐसा चेस्ट थम्पिंग किया हो, पेट्रियाटिज्म इज़ ओवररेटेड, ये काफ़ी लेफ्ट का ये रहा था। लेकिन तब मुझे याद आया कि जब 50 साल हुए थे भारत के आज़ादी के, जब द सेलिब्रेशन, तब तो सेंट्रल में कल किसकी सरकार है वो एक बड़ा क्वेश्चन होता था कि व्हेन इट कम्स टू आरजेडी, देयर वाज एवरीवन वांटेड टू बी द पीएम। मुलायम सिंह यादव वांटेड टू बी द पीएम, देयर वाज लालू यादव, सबको पीएम बनना था। देयर वाज देवेगौड़ा का वो था, फिर आई.के. गुजराल का वो हुआ, एंड नोबडी नोज कि कल सरकार है या नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टी वो करने बैठे हैं। तो इन दैट केस अब 50th सेलिब्रेशन तो दूर की बात हो गई, उनको याद भी नहीं था कि हम ये सेलिब्रेट करें। बट दैट वाज द होल सीन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, कि इतनी आपको ऐसे सबको साथ में लेके तो चलना ही, लेकिन एक आर्म ट्विस्टिंग भी होने लगता है। बट व्हेन यू आर इन द मेजॉरिटी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यू हैव लिटिल बिट ऑफ अ बार्गेनिंग चिप ऑन यू। तो एज कम्पेयर टू दैट, तो विच इज़ वाई आई थिंक ये लगता है कि बीजेपी में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस ये है कि एक तो दे टेक द कोलिशन टुगेदर, बट दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग इट सिंगल हैंडेडली। सो बट दैट इज़ वेयर द ऑपोजिशन इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि उन्होंने कभी द न्यूअर जनरेशन जैसे सोनिया गांधी ने कभी सरकार में ऐसा देखा नहीं है खुद ऐसे पार्टी में। तो मे बी दैट कुड बी द रीजन दैट दे आर सो बॉदर्ड विद दिस। इसमें नहीं, ये जो सेलिब्रेशन वाली जो बात है ना, पहले मैं उस पर आता हूँ। देखो, हमारे, जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे बड़े फेवरेट राइटर हैं परसाई जी, उनका कहना था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से ही हम बहुत दुखी नेशन की तरह बिहेव करते रहे हैं, कारण चाहे जो हो।
जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। अब क्या कारण रहे होंगे कि 1950 में हमारा, अच्छा मेरे एक और फेवरेट राइटर या पोएट कहो दिनकर जी हैं। दिनकर जी ने लिखा था अपनी एक कविता में, समर शेष में, जिसकी वजह से नेहरू जी उनसे नाराज भी हो गए थे कि सारे देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है। ठीक है, तो हम उस लिहाज से अगर देखें ना, 50s में ही ये लिख दिया गया था, किसी ने लिख दिया कि भाई जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये सब चीज़ें देखोगे, अब वो गवर्नेंस की वजह से हुआ, राजनीति की वजह से हुआ, हमारे नेताओं की में दूरदर्शिता की कमी की वजह से हुआ, जो भी कारण रहे हों, वो तो एक अलग विषय हो गया एनालाइज करने का या उस पर बात करने का। लेकिन हम शुरू से बहुत दुखी ने, हम इतने दुखी नेशन रहे हैं, शायद उसका पीछे एक कारण और था कि लेट 60s में, जिसकी बात अक्सर होती है आजकल, लेट 60s में जो नैरेटिव था एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटिकल स्पेयर, वो वामपंथियों के हाथ में चला गया था। तो उसमें से जो शायर, जो कवि जो निकले, जो भी लोग निकले, उन्होंने बड़ी दुखी कविताएं लिखी, बड़े दुखी निबंध लिखे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, अब चूंकि बात चली है तो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। मुशायरे होते थे 70s में। 70s में जो मुशायरे होते थे उसमें कैफी आजमी जैसे लोग थे जो ये मान के चलते थे कि आज़ादी वगैरह सब झूठी है। जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, ये लोग इसी तरह से मुशायरे में दुखी कविताएं पढ़ी जाती थी। और उसी जगह जब कोई नया, कोई यंग शायर या कवि, जैसे निदा फाजली हमेशा आशा की कविताएं लिखते थे। तो हमारे जो स्थापित शायर जो थे, उन्होंने निदा फाजली को कभी मंच नहीं दिया, उनको मंच पे नहीं बुलाते थे। ठीक है, ये तो रही एक बात जो नैरेटिव की बात जो है। अब सोचो कि हमारे अभी पिछले 40 सालों में, 2014 से पहले जो पॉलिटिशियन जो सत्ता में थे, उनके साथ ऐसा क्यों था? वो क्यों दुखी रहते थे? 1991 में, 1990 में जब कांग्रेस वापस नहीं आई सत्ता में, वीपी सिंह की सरकार बनी, नहीं चल पाई। उसके ठीक बाद कांग्रेस के ही सपोर्ट से चंद्रशेखर की सरकार बनी, 6 महीना 7 महीना चली, कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया। फिर चुनाव हुए तो नरसिम्हा राव की सरकार आई जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। तुम्हें याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट लेने के लिए जो स्कैम हुआ था, जो ब्राइब दी गई थी, जिसमें शिबू सोरेन और उनकी पार्टी, वो साइमन मरांडी वगैरह फंसे थे, वो आई। उसके बाद देवेगौड़ा जी आए, जब 1996 में चुनाव हुआ, अटल जी आए, चूँकि मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सके तो देवेगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री। वो एक कंप्रोमाइज्ड कैंडिडेट थे, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, तो आई.के. गुजराल उनसे ज़्यादा तो अगर कोई रूलिंग कोलिशन माइनॉरिटी में रहे और उसको हमेशा डर रहे कि हम पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो सेलिब्रेशन तो क्या, वो और क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ज़्यादा चारा नहीं है करने के लिए कि आपको अगर 1997 में सेलिब्रेट करना है तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, खासकर तब जब हमें नहीं पता है कि हम कल सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ पर अब 90s में जैसे, अच्छा ऐसा नहीं कि ये केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन का थॉट प्रोसेस था। इवन आडवाणी जी 1991 में, मुझे याद है, उनका एक स्टेटमेंट था कि कोलिशन पॉलिटिक्स, अब बिना कोलिशन के भारत में सरकारें शायद नहीं बनेंगी। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था 2014 में, इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़ा, या उनका जो कैंपेन था, उनके जो गवर्नेंस की स्टाइल थी, उन्होंने तोड़ा। जब भाजपा को 272 से ज़्यादा सीटें मिली अकेले दम पे, और उसके बाद उन्होंने सफलतापूर्वक सरकार चलाई, 2019 में वापस आए, अब 2024 में फिर से आ रहे हैं, जैसा कि
पॉपुलरली माना जा रहा है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित यही मान के चल रहे हैं कि वो वापस आएंगे, सरकार वाले भी मानते हैं कि वापस आ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन भी मानती है कि वो वापस आए। हाँ, हमारे रिसेंटली योगेंद्र यादव जी का कहना था कि हम अभी भी ट्राई कर रहे, अभी ही इज एडवाइजिंग द कांग्रेस। हाँ। तो 19 में आपको याद होगा कि 19 में उनका कहना था कि कांग्रेस शुड डिसबैंड इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, अगर उसको मतलब फिनिश की तरफ फिर से आना चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। 4 साल बाद वही अब कांग्रेस को एडवाइस भी कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि जिस कांग्रेस को आप चाहते थे वो डिसमेंटल कर ले खुद को, उसी को आप आज न केवल एडवाइस कर रहे हैं, उसके एडवाइजर हैं, बल्कि बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कि हमने किसान आंदोलन के लिए पिच तैयार की थी, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी नहीं उठा सकी। तो आप केवल कांग्रेस को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, आप पूरे अपोजिशन को कि आपके कहने से नहीं, लेकिन मे भी शायद वो ही डिसमेंटल करने ही निकले होंगे, उनका सपना वही होगा। अभी तक तो वही हो रहा है, क्योंकि द वे थिंग्स आर मूविंग और कोलिशन टूट रहा है तो वही हो रहा है। बट उनका भी कहना है कि हम अगर ट्राई करें तो हम अभी भी बीजेपी को 272 तक रोक सकते हैं। अब देखो ये बदलाव है, ये बदलाव है। 2019 तक ये कैंपेन चलता था कि भाई मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। तमाम पत्रकारों ने ये कैंपेन चलाया कि 160 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब ये बदलाव है कि योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति कह रहा है कि हम 272 पे रोक सकते हैं। कहने का मतलब कि आप सत्ता में वापस आने से नहीं रोक सकते हैं, आप केवल सीटों की संख्या कम कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आने से नहीं रोक सकते हैं। 50% सीटें मिलने से नहीं रोक सकते हैं आप। तो ये बड़ा बदलाव है। इसीलिए आई थिंक दे आर सो रैटल्ड विद द साइकोलॉजिकल अटैक की एक तरह से इतने बौखला गए हैं कि साइकोलॉजिकली दे हैव डिफीटेड एटीट्यूड है इन अ वे, कि आप में तो फाइट करने की आपका वो रहा ही नहीं है कि आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम कांग्रेस या हम हमारे ऑपोजिशन की सीट कैसे बढ़ा सकते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन कि हाउ टू कंटेन द सीट्स ऑफ द बीजेपी। ये देखो होता क्या है कि यही है नेगेटिव पॉलिटिक्स। क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और वहाँ से ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे। इसीलिए आप आपके सामने आपके अपोजिशन में जो दल है, आप उसकी कमजोरियों को खोज रहे हैं कि कौन सा कमज़ोर पहलू मिले जिस पे हम काम कर सकें। सवाल ये है कि एक मजबूत पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है, उससे लड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं है ना। वो काफ़ी नहीं है कि आप उसकी कमज़ोर पहलू खोजें, बजाय इसके कि अपने स्ट्रांग पहलू खोजें। इसका मतलब ये कि आप अपने लिए कोई स्पेस नहीं खोज पा रहे हैं जिसको प्रेजेंट। अल्टीमेटली क्या है अपोजिशन का रोल? क्या है अपोजिशन का रोल? है अल्टरनेट पॉलिसी देना। अल्टरनेट पॉलिसी कहाँ से आएगी? वो आएगी वहाँ से जहाँ से आपका थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहे आपके, और आपके पास प्रॉपर प्लान रहे कि हम एक स्ट्रांग रूलिंग पार्टी को ये करके रोक सकते हैं। वो है नहीं। तो आप भाजपा के जो कमज़ोर पहलू हैं उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये उसको तरह तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि अरे इनका एरोगेंस बढ़ गया है, लेकिन ये एरोगेंस नहीं है। किसी एक हो सकता है 400 आए, हो सकता है 400 नहीं आए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना, उन्हें विश्वास है कि वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कम से कम संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने इस तरह कभी क्लेम नहीं किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल अपोजिशन को साइकोलॉजिकली डिफीट करने के बारे में है, या एक प्रॉपर प्लानिंग है जहाँ पे रूलिंग पार्टी को लगता है कि हम आ सकते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स लेके आ सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? उसके पीछे प्रॉपर गवर्नेंस कारण है। चुनाव केवल गणित के बारे में नहीं होता है। मोदी जी ने कह दिया अगर पार्लियामेंट में, तो उनके समर्थक पिछले 3-4 दिनों से देखा होगा सोशल मीडिया पे अपनी अपनी तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि देखो ये सीटें यहाँ से आएंगी, ये हमने कैलकुलेट कर दिया 370 पे पहुँच गए।
ये उनकी अपनी हाँ, बात गुजरात है, की ये एक 26 तरह की का 26 सपोर्ट। सीट, हाँ जो पिछले होता दोनों है इलेक्शन से हाँ, बीजेपी आया को है। ही जा रही है, ऑल 26 ऑफ देम। तो सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। देखो अगर देखो तो कम से कम पिछले 20 सालों में, मैं 20 सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन ईयर में प्रेजेंट हो रहे बजट को इलेक्शन से डीकपल कर दिया है। होता क्या है, अभी तक हमने यही देखा है, हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन ईयर में जब वोट ऑन अकाउंट आएगा, जब बजट के लिए फिनांस मिनिस्टर खड़े होंगे, तो वो तमाम तरह के लोक लुभावने वादे करेंगे, तमाम छूट देंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। इंडस्ट्री से लेकर के किसानों तक को हर तरह से उनको लुभाने का प्रयास होता रहा है कि हम ये वादा करके जा रहे हैं, आप हमें री इलेक्ट कर देंगे तो जब जुलाई में बजट पेश होगा तो हम ये सारे वादे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस सरकार ने किया है ऐसा? नहीं किया है। तो ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कम से कम हमने जब से देखा है इलेक्शन ईयर में बजट वादों के बारे में होता रहा है, पहली बार हुआ है जो वादों के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद इस रूलिंग पार्टी को अपने पिछले 4.5 साल के काम पे भरोसा है, उन्हें लगता है कि उन्होंने डिलीवर किया है, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन को बजट से डीकपल कर दिया है। और ये बात अभी तो नहीं, इसका जो महत्व है शायद मुझे लगता है अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब इलेक्टोरल हिस्ट्री लिखी जाएगी भारत की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा जिस पे बड़ी चर्चा होगी कि किसी सरकार में हिम्मत थी जिसे अपने गवर्नेंस पे इतना भरोसा था कि उसने इलेक्शन ईयर में बजट को डीकपल कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ। मोदी जी बराबर कहते आए हैं, अगर पिछले उनके 2001 में 22 साल हो गए उन्हें संवैधानिक पदों पे रहते हुए, गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे या पिछले 10 साल से जब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि 4.5 साल तो हम काम करेंगे, लेकिन 5वें साल जो है हम पॉलिटिक्स करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, राजनीतिक दल हैं, नेता हैं तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है किसी भी नेता के लिए कहना कि हम 5 साल पॉलिटिक्स नहीं करते, हम 4.5 साल काम करते हैं। तो जैसा कि ये मान्यता है, तमाम विशेषज्ञ, तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी के काम करने की स्टाइल है जो औरों से अलग है, वो किसी की नकल नहीं करते हैं। तो ये जो नॉर्म है ना इलेक्शन को डीकपल करने का चुनावी साल में, ये भी एक तरह की लकीर ही है जो बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और ऐसी लकीर जिसको शायद आने वाले समय में लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता का पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का, और जब कोई ये करेगा, जब लोक लुभावन वादे करेगा इलेक्शन ईयर में, तो जनता याद दिलाएगी कि यार मोदी जी ने तो 2024 के इलेक्शन में ऐसा नहीं किया था, उन्होंने पहली बार डीकपल किया था। बट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आज जैसे कांग्रेस ने ब्लैक पेपर रिलीज किया है ऑन द 10 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बट उनका ये कहना है कि मोदी ने, ये गवर्नमेंट ने कुछ काम किया नहीं है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर विच द वाइट पेपर ऑन द 10 years ऑफ यूपीए, which is very interesting. Those 10 years of the UPA, मोदी जी बहुत सही बोले थे अभी recently he said वो the policy paralysis. This is something he had said जब 2013 में when the campaigning was on for the 14 elections. He came up with the promises. He promised that he will get India out of the policy paralysis that had gripped, which is true. जो 10 साल थे जहाँ थे वहीं थे हम। एनी कंट्री नहीं, वहाँ से नीचे चले गए, वहाँ से नीचे भी चले गए थे। दैट वाज, वो वहाँ इसलिए भी थे थोड़े फॉर फर्स्ट 5 years बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज क्रिएटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, द प्रीवियस वाजपेयी गवर्नमेंट। आप उसको ना ही मेंटेन कर पाए, यू एंडेड अप गोइंग डाउन। सो
in here NPA banks lot of हाँ, mess, हाँ. it was financial mess. तो वहां से लेके आज यहाँ आना where you are saying कि हम we will be the third largest economy in next 3 years. आप कांग्रेस एट वन पॉइंट नेक्स्ट 30 इयर्स के प्रोमिस दे रही थी, लेकिन हम अभी का कह रहे हैं. दैट इट सेल्फ शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. एंड इट्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, ये हमें दिख रहा है. द वे थिंग्स आर आप जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, व्हेन यू इट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइड जो शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, where the policies are on make in India जो है कि आप and not just you give them the आप उनको incentives दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चर कीजिए, बट आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. आप नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बिल्ड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का काम जो गवर्नमेंट का काम है. तो अगर ये गवर्नमेंट कर सकती है तो पहले की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई? और आप नहीं कर पाए तो आप आज रो क्यों रहे हैं कि अगर कोई और कर रहा है, which is where people will vote for them. देखो पहले आते हैं ब्लैक पेपर पे. ठीक है, विपक्ष जो है या पर्टिकुलरली कांग्रेस मोदी विरोध में इस स्तर पे पहुंच गया है, उतना नीचे जा चुका है जहां वो ये भूल जा रहा है कि वाइट पेपर डेमोक्रेसी का नॉर्म है. कभी ब्लैक पेपर के बारे में सुना है? वाइट पेपर मतलब जिसे श्वेत पत्र कहते हैं कि भाई हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में ये चीज़ आपके सामने रख रहे हैं. डेमोक्रेसी में वाइट पेपर का अर्थ ही होता है ट्रांसपेरेंसी. ब्लैक पेपर का अर्थ क्या होता है? ये मतलब अच्छा, एक ये बात है. दूसरी बात ये हुई कि आप साल दर साल वही आर्गुमेंट दे रहे हैं, वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो आपको कहीं नहीं ले जा रही हैं. एज ए पॉलिटिकल फॉर्मेशन या पॉलिटिकल पार्टी आप वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, तो वो सुन के लगता है कि यू आर बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा. क्यों? अगर आप कहते हैं कि हम ब्लैक पेपर ले आएंगे क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, तो ये जो केवल भारतीय सरकार के आंकड़े नहीं, आईएमएफ से लेके वर्ल्ड बैंक, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, इकोनॉमिक फोरम है, वो जो आंकड़े जारी करते हैं भारत को लेकर के, वो क्या गलत है? नहीं, यहाँ ये जो पर्टिकुलर पहलू है, वहाँ पे अपोजिशन को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप वही चीज़ बार बार कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि जो आंकड़े हैं, जो काम हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात, अगर फिनांस मिनिस्टर, भारत की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी संसद में खड़े होकर ये कहती हैं कि हमने 40 करोड़ के आसपास मुद्रा लोन दिया है. ठीक है, इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये होता है कि हमने कम से कम इतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश की है. लोन जिस दिशा में उसे अप्लाई करना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमने कोशिश की. सरकारें क्लेम कर रही है कि कोशिश की. अगर वो आंकड़ा गलत है तो आप उस पर बताइए कि वो आंकड़ा गलत है. ठीक है, आप कैसे प्रूव करेंगे? आप प्रूव ऐसे करेंगे कि भाई जो वो आंकड़े जो भी सरकारी एजेंसी दे रही है, जो गवर्नमेंट दे रही है, फिनांस पे कमेटीज़ हैं संसद की, आप वहाँ पे उठाइए और उसके बाद आके जनता को बताइए कि देखिए ये हमने संसदीय कमेटी में ये चीज़ इनको गलत प्रूव किया है, ये मुद्दा उठा करके. आप वो नहीं कर रहे. आप वो जो है ना कि आप मेरा विश्वास कीजिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ, इसलिए आप कैसे विश्वास कर लें? एक आंकड़ा जो संसद के पटल पे रखा जा रहा है, आप पर्टिकुलरली उसको एम नहीं कर रहे हैं. आप एक जनरल ब्लैक, तथाकथित तौर पे एक ब्लैक पेपर इशू करके बोलना चाहते हैं कि सरकार सब गलत बोल रही. ठीक है, लेकिन सरकार तो वो
इन अ वे अगर आपके पास ये है कि यूपी, आप अपना दिखाइए ना। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि यूपीए टाइम पे देयर वाज पॉलिसी पैरालिसिस, कुछ नहीं हुआ, तो आप अपना पक्ष रखिए कि ये हुआ है। नहीं, वो और डर वहाँ पे आप फंस जाएंगे। नहीं, वो डर है। हाँ, वो डर हमेशा सताता है। जब भी पिछले 10 सालों में खासकर कांग्रेस ने 1-2 बार ये कोशिश की है, तो वो उनको डर सताता है। मिस्टर चिदम्बरम That will never go out. हाँ, हाँ। वो उनको डर सताता है कि द मोमेंट दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, तो लोगों ने कहा भाई आपके समय में इन्फ्लेशन का ये हाल था, ठीक है। और तो वहाँ पे उनको डर सताता है कि हम जब पॉलिसी की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, तो हमारे समय के गवर्नेंस की बात होने लग जाएगी। और गवर्नेंस की बात होने लग जाएगी तो जिस यूपीए को हमने इंडिया बना के पेश किया है, इंडी अलायंस जिसे हम कहते हैं, वो यूपीए वापस आ जाएगा पिक्चर में। तो वो उनको हॉन्ट करता है। वो मतलब डीप इन देयर हार्ट वो उनको पता है कि हमारे समय में सच में पॉलिसी पैरालिसिस थी। और वो तो देखो, एक पर्टिकुलर इवेंट जो मुझे हमेशा लगता है कि उसके बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए थी। 16 मई 2014 को यूपीए चुनाव हार गई, मोदी जी की बीजेपी जीत गई। आपके पास मैंडेट नहीं है एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के, लेकिन उस समय फिनांस मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है। आरबीआई का तुमको याद हो, गोल्ड वाला वो जो स्कीम थी, जिसका मैंडेट नहीं था आपके पास। नॉर्म ये कहता है, जो स्थापित मान्यताएं हैं लोकतंत्र की, उनके अनुसार आपको वो नहीं करना चाहिए था। सो वो दिखाता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी जब आप गवर्नमेंट में थे। मैं तो इस बात का मैं बहुत मतलब पक्षधर रहा हूँ। जब 2014 में सरकार आई थी, मोदी गवर्नमेंट, मेरा ये मानना था, मैं कहता था, मतलब मेरा ये मानना था कि सरकार को आज ही वाइट पेपर लाना चाहिए। जैसे ही आप आए, आप अपने लिए 2 महीना का टाइम दीजिए, आंकड़े निकालिए कि पिछले 10 साल में यूपीए ने क्या किया है, इकॉनमी से संबंधित कम से कम आप वाइट पेपर ले आइए। खैर वो क्यों नहीं आया, वो मोदी जी ने 2016 के अपने इंटरव्यू में बताया कि क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं लाया उन्होंने वाइट पेपर। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि सच में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी सप्ताह आ जाएगा वाइट पेपर, पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो व्हाइट पेपर के विरोध में आप ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ये हास्यास्पद है, ये लाफेबल है भाई। आप ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं 10 साल के बारे में, लेकिन वो ब्लैक पेपर आपको अल्टरनेटिव देने का हिसाब नहीं बन रहा है उससे, जिसकी अपेक्षा रहती है, जिसके बारे में देश कहता है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत है। सवाल ये है कि स्ट्रांग अपोजिशन, देखो स्ट्रांग अपोजिशन आएगा कैसे, जब उस फॉर्मेशन का जो लीडर है वो अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए चोरी का कोयला दिखाता है। आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको उस रीजन का नहीं पता कि उस रीजन में चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। तो ये एक बात जस्ट चूंकि अभी हुआ है तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि आपने कुछ कहा है, उसको प्रूव करने के लिए आप ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बड़े बेजार हैं और जो जिनको देख के लगता है कि अच्छा ये आदमी सोचता क्या है यार, है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि 400, अब की बात 400 पार पे हम वापस आते हैं, ये जो बात है उसके पीछे बड़ा स्ट्रांग बेस है। ये आउट ऑफ थिन एयर नहीं है कि हम, हो सकता है आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया वहाँ से है जहाँ पे एक लीडर को लगता है कि उसने 10 साल में जो काम किया है, देश की जनता उन
कामों से खुद को आइडेंटिफाई करती है, वो मानती है। अगर पूरा नहीं मानती है तो मेजॉरिटी ऑफ क्लेम जो है सरकार के, उसको लेकर वो सेटिस्फाइड है। तभी आता है ये कॉन्फिडेंस, तभी आता है बीजेपी। अच्छा, कॉन्फिडेंस का और भी कारण है। ऐसा नहीं कि एक नारे से कोई पार्टी बन जाती है या एक नारे से कोई रूलिंग कोलिशन या रूलिंग पार्टी वापस आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। हम हर इलेक्शन में चीज़ें जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे तथाकथित पंडितों का एक बड़ा सेक्शन ये मानता है कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुआ होता तो भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिलती। गलत। अगर ऐसी ही बात है तो चुनाव के परिणाम जब आने वाले थे उन दिनों, अगर तुम्हें याद हो, हिंदुस्तान टाइम्स में पंकज बोहरा का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबको कॉल करके बोल रहे थे कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आपको केवल हमें जो थोड़े एमपी कम होंगे आपको सपोर्ट करना होगा हमें। ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आया होगा? योगेंद्र यादव जैसे लोग उनको एडवाइस करते हैं, प्रवीण चक्रवर्ती और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने ये दिलाया होगा ना? हाँ, डेल्यूजनल उनका वो पूरा इंटरनल सर्वेस जो होते हैं वो सिवियरली डेल्यूजनल होते हैं। सो इसका मतलब है कि ये बार बार प्रूव हो रहा है कि आप जो काम 6 साल पहले कर रहे थे, हर चीज को डिनाई कर देना, आज भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हम नॉर्मली क्या पढ़ाते हैं लोगों को, इवन मैनेजमेंट में यही तो पढ़ाते हैं ना कि आपने एक स्ट्रैटेजी 2 बार 3 बार अपना ली, उससे रिजल्ट नहीं आया, मूव ऑन कीजिए, दूसरा कोई स्ट्रैटेजी देखिए। लेकिन डिनाइबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजी है, कैसे हो सकता है? तो डिनाइबिलिटी के अगेंस्ट में एक पार्टी खड़ी है जिसके पास नेतृत्व है, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। तो ये चीज़ें तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं ना, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, उससे रिजल्ट मिला है उनको। तो वो उस पोजीशन में हैं, अगर वो क्लेम करते हैं कि हमें 370 सीटें आएंगी, तो उस पोजीशन में है क्लेम करने के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 साल में जो भी चीज़ें ट्राई की हैं, अधिकतर बार उससे परिणाम आए हैं जो उनके फेवर में गए। अगर आज भाजपा का ऑर्गेनाइज कहते हैं, पिछले 5-6 सालों में मैंने ये देखा है कि जिसको शायद कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग इनसिग्निफिकेंट पोस्ट माने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जैसे एक पोस्ट सोशल मीडिया संयोजक डिस्ट्रिक्ट लेवल के, भाजपा ने वो पोस्ट न केवल क्रिएट की है बल्कि उस पर किसी को बैठा के रखा है कि हमको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के जब पूछना होगा किसी से तो हमें पता है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे पूछना है। ये अंतर है, ये बड़ा गैप है दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों दलों के बीच में, जिसका रिजल्ट बार बार हमें दिखाई देता है। लेकिन they say that it's the Modi cult personality which is at work. कई बार they compare the Modi working style with Indira Gandhi's working style. Except that Modi has been very much in favor of democracy. अगर बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं होती तो आज सही में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। So that is the actual democracy at play here. Indira Gandhi, on the other hand, the Iron Lady of India, she led the India to the war and came victorious. But again, she was groomed. वो she was very close, like Jawaharlal Nehru के साथ उनके साथ में घूमी है. She has been well trained. एंड मे बी उनका थोड़ा सा अंदर का उनका पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी, मे बी स्ट्रॉन्ग, मे बी शी हैड बेटर एडवाइजर्स देन हर जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो लोग हैं उनसे ज़्यादा वो होगा. लेकिन आई डोंट सी द टू ऑफ देम वेरी सिमिलर. नहीं है भी वर्किंग स्टाइल काफी अलग रही है, सिमिलर है नहीं. वरना
आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दे वांट कि दोनों को कंपेयर किया जाए, ये बार बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाना जो ये लोग चिल्लाते हैं ऑपोजिशन वाले, जबकि इंदिरा गांधी एक्चुअली ब्रॉट इन द इमरजेंसी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती तो आप लोग जो चिल्ला रहे हैं, ऑल दीज यूट्यूबर्स जो डूम्सडे प्रेडिक्ट करके घूम रहे हैं, वो सही में जेल में होते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था। आप तो इतना घूम रहे हैं। इनफैक्ट द एक्चुअल वंस हु आर पुटिंग जर्नलिस्ट इन जेल आर द लीडर्स फ्रॉम द इंडिया अलायंस। कई बार तो उनका नाम लेने से भी डर लगता है कि कहीं हमें पिकअप करने कहीं दूसरे स्टेट से पुलिस ना आ जाए। बट ऑटोक्रेटिक तो वो लोग हैं, तो इनकी ऑडेसिटी कैसे होती है, एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस कंपैरिजन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी? कंपैरिजन है नहीं, होता क्या है ना कि लोग पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स का नैरेटिव वैसा है कि लोगों के मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि अच्छा, अगर कोई लीडर, कोई नेतृत्व जो बार बार सत्ता में वापस आ रहा है, उसको हम किससे कंपेयर करें, ऐसा पहले हुआ था कि नहीं। तो ऐसा पहले हुआ नहीं था, इसलिए हम खोज करके लोग ले आते हैं कि अच्छा इंदिरा गांधी से कंपेयर कर लो। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं, कई पॉलिटिकल पंडित ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि दोनों सिमिलर स्टाइल में कार में बैठते, एक लाइट लगी रहती है और ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट की यही प्रॉब्लम है। मैं मजाक में कहता हूँ कि सबसे सीनियर उसे माना जाता है जिसके सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन प्रूव नहीं हुए हैं सही। लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हम इवन पिछले 10 साल से तमाम यूट्यूबर और पत्रकारों को देख रहे हैं, एडिटर्स को देख रहे हैं जो प्रेडिक्ट करते रहे और हर बार गलत प्रूव होते रहे। तो जितने बार गलत प्रूव होते हैं उतने सीनियर हो जाते हैं वो। हमारे पॉलिटिक्स का ये नेचर है। जैसे अच्छा, इसी चीज़ ने हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये कहते हैं ना, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस में क्राइसिस आती है तो वो एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी तो उन्होंने ये किया था, हाथी पे चढ़ के बेलची गई थी और उसी तरह का मोमेंट लाना चाहिए। भाई 1977 से भारत बहुत आगे चला गया है, गंगा में बहुत पानी बह गया है, हमारे ग्लेशियर भी अब सूख रहे हैं। तो ये पैरेलल ड्रॉ करना, अब इसके 2 कारण हो सकते हैं जो मुझे समझ में आता है। एक ये कि भाई पैरेलल ड्रॉ करो बार बार और मोदी को इंदिरा गांधी प्रूव कर दो। क्यों? क्योंकि बार बार ये आरोप लगता रहा है कि इंदिरा गांधी तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की प्रोडक्ट थी, इंदिरा गांधी इमरजेंसी ले आई थी, बहुत ऑटोक्रेटिक स्टाइल थी काम करने की, इमरजेंसी के दौरान पूरे अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया। तमाम स्टोरीज हैं इमरजेंसी हॉरर्स की। ठीक है, इवन और तो और मैं बाकी लोगों को जाने दो, दिनकर जी इतने बड़े कवि, वो मारे मारे फिरते थे पुलिस के डर से कि पुलिस अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगी। ठीक है, तो एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मोदी जी को इंदिरा की तरफ प्रूव कर दो, इंदिरा गांधी की तरफ प्रूव कर दो। लेकिन ये भी सबको पता है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। तो ये कोशिश होती है, ये कोशिश वैसे ही है जैसे कांग्रेस पार्टी की ये फिलॉसफी कि चूंकि हमारे पार्टी के नेता के ऊपर बोफोर्स में दलाली खाने का आरोप लगा था, तो हम उसी तरह का कोई आरोप मोदी जी पे लगा के उसको चिपका दें, वो चिपक जाए बस, जो कि तमाम ट्राई करते रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है अभी। ये मैं मानता हूँ पर्सनली कि ये उसी का एक्सटेंशन है कि इंदिरा जी से कंपेयर कर दो कि मोदी जी जो हैं इंदिरा की तरह स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। कैसे है मुझे बताओ। इंदिरा गांधी तो खुद अपनी पार्टी में टूट का कारण बनी थी। क्यों? क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स का ये मानना था कि नेहरू जी ने उनके सर पे इंदिरा जी को बैठा दिया। मोदी जी तो उस तरह की राजनीति से नहीं आए हैं। मोदी के पिता भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, न तो मोदी की फैमिली में कोई नेतागिरी में आया, राजनीति में आया। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं?
मोदी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने जिसके बारे में चर्चा होती है, आप क्या कर रहे हैं कि एक सेंटेंस में बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो 40-45 सालों का काम है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में, समाज को, देश को समझने का जो उनका प्रयास रहा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के रूप में। सबको पता है उन्होंने गुजरात में क्या किया है, फिर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो आप ये जो 40-45 सालों की साधना है, मैं राजनीतिक साधना कहूँगा, उसको आप एक सेंटेंस में बांधना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये साधना का परिणाम है। जब मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमें लगता है कि 370 सीटें बीजेपी की आएंगी, ये उस राष्ट्र को समझने का परिणाम है, उनकी समझ का परिणाम है। हो सकता है 370 नहीं आए, लेकिन ये भारत के नागरिक भी एक वो हाँ, है। बिल्कुल है। कोई प्रधानमंत्री खड़ा होकर के अपने पॉलिटिकल फॉर्मेशन को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये नहीं कहेगा कि 272 एक मार्क है, हमको वही अचीव करना है। बीजेपी के लिए अमित शाह जी हर स्टेट इलेक्शन के समय कहते हैं हम भारी मेजॉरिटी से आएंगे, और लोग, आप भले ही चुनाव जब रिजल्ट आए और उतनी मेजॉरिटी नहीं आए तो आप भले ही मजाक उड़ाएं, लेकिन भाई एक नेता से आप नेता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये इसलिए नहीं कि उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इंदिरा गांधी, ये इसलिए आता है कि एक बड़ा फॉर्मिडेबल फॉर्मेशन है बीजेपी आज की डेट में, और गवर्नेंस का जो रिकॉर्ड है। तुम बाकी चीज़ें छोड़ो, अगर 2 राज्यों को ले लो जहाँ पे बीजेपी सबसे ज़्यादा समय तक बीजेपी शासन में रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी शासन में आई थी मेरे ख्याल से 2003 में, उस समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। ठीक है, अगर आंकड़े उठा के देखोगे तो 2003 में स्टेट का जो जीडीपी था और स्टेट का जो डेट था, उसका जो रेशियो था एकदम बिगड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ से अवेलेबल रिसोर्सेज में बीजेपी की ही लीडरशिप ने स्टेट को वो कहाँ लेके गई है, वो सबके सामने है। ठीक है, और जब मैं कहता हूँ अवेलेबल रिसोर्सेज में, उन्होंने ऐसा कुछ न तो क्लेम किया, न तो अपने फिनांसेस बिगाड़े। फिनांस उन्होंने अपने स्टेट का संवारा ही, अच्छा किया। और सेम विद गुजरात। तो अब इस सफलता को कोई पॉलिटिकल पंडित, कोई एनालिस्ट एक सेंटेंस में बांधना चाहेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब गवर्नेंस कुछ नहीं होता। नहीं होता है। आज अगर बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे बात हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने काम किया है। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? कांग्रेस की समस्या यह है कि केवल पार्टी नीचे नहीं गई है, उसको जो तकलीफ है वो ये है कि उनका जो पूरा क्रिएटेड इकोसिस्टम था वो धीरे धीरे डिसमेंटल हो रहा है। मुलायम सिंह जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने एक बार संसद में कहा था कि कांग्रेस के हजारों हाथ हैं। अब ये एक सेंटेंस, कांग्रेस के हजारों हाथ हैं, क्यों कहा होगा? हम उसी जो रूल करने के लिए जो नैरेटिव, जो स्टोरी टेलिंग पे मेहनत की गई थी 50-60 साल, वो स्टोरी, उस उपन्यास, अगर उपन्यास मानो तो उसके पन्ने एक एक करके निकल रहे हैं किताब से। कांग्रेस पार्टी की समस्या वहाँ है। क्यों कह रहा हूँ? 2007-8 में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कपिल सिब्बल का कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दर्जन भर आर्टिकल की ज़रूरत है न्यूज़पेपर में। शायद उसी का रिजल्ट है इंडिया टुडे का जो फ्रंट पेज है, कमिंग ऑफ एज, द युवराज हैज ना। अराइव्ड। ये सोच जो है वो धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे लोग रिकॉन्साइल करते जा रहे हैं लोग कि नहीं यार,
हम जो सोचते थे 2006-07 में, हम उससे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। राहुल गांधी को खुद मेहनत करनी होगी। और ये जो तकलीफ है, आप बीजेपी को ब्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपोजिशन है, करेंगे ही। लेकिन आप ये देखिए कि 2004 से 2024 20 साल में बीजेपी में कितने प्रेसिडेंट हुए? प्रेसिडेंट बदले ना, राजनाथ सिंह जी हुए, नितिन गडकरी जी हुए, अमित शाह जी हुए, फिर नितिन गडकरी जी के बाद फिर राजनाथ सिंह जी हुए, उसके बाद जेपी नड्डा हैं। आपकी पार्टी का एक ही प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, कितने सालों से? 25 सालों से। और आप दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है आप नहीं जानते। आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी का, इनकी समस्या ये है। और भारत में ज़्यादातर विपक्ष में रह रही ज़्यादातर दलों की ये समस्या है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को तवज्जो ही नहीं दी है। उन्होंने अपनी पार्टी में तो आप डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं कर सके, और दूसरे से कह रहे हैं कि अच्छा ये इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, ये भारत को सिंगल पार्टी सिस्टम करना चाहते हैं। नहीं, उठो, मतलब देखो सवेरा हो गया है भाई। एंड बीजेपी वो आप कुछ भी कहे, वो एवरी इलेक्शन इट इज अ टेस्ट, लिटमस टेस्ट फॉर देम। वो हमेशा से लेते हैं, वो इसी तरह से लेते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी वो, मतलब वहां पे भी पीएम जाके अपनी रैली अटेंड कर रहे हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई खराबी नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं। दे लाइक फर्स्ट पार्टी इज दे रिप्रेजेंट द पार्टी आल्सो। देखो बेसिस क्या है, आधार क्या है इस पॉलिटिकल थॉट का? आधार ये है, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका जो आधार है वोटर का वो बढ़े। ठीक है, क्यों? आप लोकतंत्र में अच्छा करना चाहते हैं अपने देश के लिए, बुरा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको सत्ता की जरूरत है। ठीक है, तो पार्टी का अधिकार है कि वो सत्ता के लिए ही चुनाव होते हैं। और अगर जनता को ये विश्वास है कि ये पार्टी सत्ता में आकर इसने मेरे लिए अच्छा किया है, तो जनता वोट कर रही है। बाकी जो है वो नैरेटिव है, जिसको आप गढ़ना चाहते हैं वो गढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप खींच में ब्लैक पेपर जैसा एक वो लेके आते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म है ही नहीं। डेमोक्रेटिक नॉर्म है व्हाइट पेपर का। व्हाइट पेपर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। आप इतने गरीब हैं इमेजिनेशन में कि आप व्हाइट पेपर की तुलना ब्लैक पेपर से कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि आप पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में कहाँ बैठे हैं। और यही एटीट्यूड रहा तो आप नीचे ही जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, वहां पे समस्या है। राइट। पर अब तो देखते हैं, अब 400 पार होता है, 370 होता है, वो मतलब तो हर that is time will tell। जो मैंने कहा ना कि हमें टारगेट, किसी भी पार्टी को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में टारगेट सेट करते रहते हैं, अचीव करते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग बात है। और बड़ा फेमस आजकल तो खैर मीम भी बनता है इस सेंटेंस में कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। इस पे मीम बनता है, वो अलग बात है, लेकिन है तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन कि क्या प्लानिंग है आपकी। तो अगर ये प्लानिंग व्यक्ति के लिए हो सकती है, तो इतने बड़े पॉलिटिकल फॉर्मेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो इतने बड़े देश के भाग्य का फैसला करती है, उसकी तो होनी ही चाहिए। और वही कारण है कि नेता अपने लिए टारगेट सेट करता है, अचीव करे नहीं करे। जब तक टारगेट नहीं सेट करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम कितने नीचे रह गए उससे। करेक्ट। वेल, आई थिंक 3 महीने में हमें पता चल ही जाएगा कि इस बार मोदी जी के 400 पार होते हैं या नहीं होते। बट हम भी देखेंगे, जैसे वो लेफ्टिस्ट कहते हैं ना कि हम देखेंगे, हाँ, वैसे हम देखेंगे। हाँ, देखेंगे, कि हाँ, देखेंगे, ये देखेंगे कि कैसे होता है। ये तो ये जनता के हाथ, क्रम्बल, ये जनता के हाथ में है। लेकिन जनता को कन्विंस करने की कोशिश करना पॉलिटिकल फॉर्मेशन, आई थिंक नेक्स्ट 3 months आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द, आई थिंक वो कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति इलेक्शंस, सो टू से।
आई डोंट नो उस तरह कि का। अब उन 29 कैसा होगा, लेकिन 24 आई थिंक ऐसा होगा कि पहली बार कोई ऐसा थर्ड टर्म मेजोरिटी, नरेंद्र मोदी एज एन अनस्टॉपेबल फोर्स। इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो ये जो बार बार का आर्गुमेंट है ना अपोजिशन का, उसको उससे निकलना चाहिए। वो जब तक उससे नहीं निकलेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ खड़े। आपको मैं मजाक में बोलता हूँ, फेसबुक पोस्ट आपको सत्ता नहीं दिला सकती। फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियो नहीं दिला सकते हैं ना सत्ता, गवर्नेंस दिलाएगी। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हैं तो अल्टरनेटिव मॉडल जो देते हैं वो जनता को कन्विंस करने के काम आएगा। ब्लैक पेपर कन्विंस नहीं कर सकता है जनता को, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। एक पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादे टिक कर रही है, दूसरी पार्टी बार बार एक ही काम कर रही है और देख भी रही है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो गैप बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, मतलब ये पार्टी, जिस पार्टी को आप विरोध कर रहे हैं, वो पार्टी के वो सरकार ने उनके घर पे गैस लाई है, बिजली लाई है, पानी लाई है। इनफैक्ट आपने इतने सालों तक उनको उससे वंचित रखा है, एंड दिस पार्टी हैज प्रोवाइडेड दिस। गिव मी वन रीजन दे वुड नॉट वोट फॉर देम। हाँ, एग्जैक्टली। भाई अभी 2009 कितना साल हुआ? 14 साल हुए। 2009 में भी भारत में मैनिफेस्टो में बिजली, सड़क, पानी ही मुद्दा होता था। आज मुद्दा क्या है? तो ये जो चेंज है, कौन लेके आया? वो कौन लेके आया? किसने बिजली, सड़क, पानी से आगे देखना सिखाया एक आम भारतीय को? किसने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की? किसने पीएलआई जैसी चीज़ देखी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में हमें चाहिए? उसका रिजल्ट सबके सामने है। तो ये जो चेंज है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उससे लड़ने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाएंगे। क्यों? मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल चेंज की बात नहीं है। भारत की पॉलिटिक्स में जो इकॉनमी वाला पार्ट है, उसमें इतना रैपिड चेंज हुआ है कि उससे डील करने के लिए हमारा अपोजिशन तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इस तरह का इकोनॉमिक चेंज आ सकता है भारत में। और वो तैयार नहीं था। वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको रोकने के लिए, उससे पता चलता है कि आप तैयार नहीं हैं, आप इमेजिनेटिव नहीं हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है इस चेंज से लड़ने के लिए। डेमोक्रेसी में लड़ना तो, चेंज से तो किसी को नहीं लड़ना चाहिए। बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। भाई ये सेंटेंस, चेंज इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस हम आगे नहीं जा पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप चेंज से लड़ रहे हैं। हाँ। और वो बार बार दिखाई देता है। तमाम आंदोलन चलते हैं, वो किसान जमा हो गए, वो शाहीन बाग टाइप हो गया, सीए हो गया। ये क्या है? ये उसी चेंज से लड़ने की कोशिश है जिसमें जो आप कोशिश बार बार कर रहे हैं विफल हो रहे हैं। तो जब आप चेंज ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो उस चेंज का अल्टरनेट मॉडल देंगे कैसे? वही आप नहीं दे पा रहे हैं, उसका रिजल्ट सबको दिखाई दे रहा है। रिजल्ट तो खैर देखेंगे हम मई में। हाँ। बट इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। तो फिर हम फिर से ये चर्चा करेंगे कि 400 पार कैसे हुआ और क्या हुआ। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू।